नमस्कार। धूमिल पांडुलिपि में आप सबका स्वागत है। भूली बिसरी कहानी में आज सुनिए मालती जोशी जी की कहानी बेघर। जब भी गांव से लौटती हूँ मन उदास हो जाता है। पीहर की देहरी छोड़ते हुए हर आंख गीली ही हो ही जाती है। और जब से अम्मा नहीं रही वहाँ से तो निकलना और भारी लगने लगा है। बाबूजी के अकेलेपन का ख्याल मन को कचोटने लगता है। जी करता है और कुछ दिन रह जाऊं, उनके अकेलेपन को बांटूं, उनके सुख दुख की कथा सुनूं और 4 दिनों उन्हें अपने हाथों से बनाकर खिलाऊं। उनके कपड़ों की सार संभाल करूं, बिखरे घर को संवारूं, बुहारूं, उसको उनके पूजा घर को और निखारूं। अपनी शक्ति भर यह सब करती भी हूं, पर कितने दिन? जाने का दिन तो पहले ही तय हो जाता है और बाबूजी भी संकोच से भर उठते हैं। 4 दिन के लिए मैके आई लड़की का इस तरह रात दिन खटना उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे बार बार अम्मा का हवाला देते रहते हैं और कई बार तो वह वक्त से पहले ही मेरा टिकट मंगा लेते हैं। इस बार तो मेरा मन और भी भारी है। लग रहा है अम्मा तो गई, पर अब शायद यह पीहर की देहरी भी छूट जाएगी। बाबूजी एकाएक ऐसे वीतरागी हो जाएंगे, सोचा ना था। 15 दिन पहले उनकी चिट्ठी आई थी। लिखा था, इस आषाढ़ में 75 का हो जाऊंगा। अब यह शरीर जवाब देने लगा है। यह गोरख धंधा मुझसे नहीं संभलता। सोच रहा हूँ आंखें मूंदने से पहले अपने हाथों सारा हिसाब किताब कर जाऊं। बाद में इस बात को लेकर बच्चों में तकरार हो, अच्छा नहीं लगेगा। अखिल तो वहाँ उतनी दूर जाकर बैठ गया है। ना उसका लौटने का इरादा है, ना उसे जमीन जायदाद में कोई दिलचस्पी है। बल्कि वह तो कहता है कि मैं भी सब बेच बाच कर उसके पास अमेरिका पहुँच जाऊँ। इसलिए अब जो कुछ तय करना है तुम ही लोगों को करना है। पत्र पढ़ते ही मन कैसा हो आया। घर बेतरह याद आने लगा। वह लिपा पुता आंगन, लंबे दालान, खुले खुले कमरे, महकती रसोई, तुलसी का चौरा, पिछवाड़े का कुआं, नीम की छांव, आम का बौर। वह ईंट गारे का मकान भर तो नहीं था। उसमें हम लोगों का भरा पूरा बचपन कैद था। और हमारे खेत वे तो जैसे धन धान्य के भंडार थे। उन्हीं के दम पर तो बाबूजी ने दोनों लड़कों को इंजीनियर बनाया। 3 लड़कियों की इतनी अच्छी शादी की। उनकी डाक विभाग की मामूली सी नौकरी में तो यह संभव नहीं था। वैसे तो इस नौकरी की उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी, पर सरकारी नौकरी का एक रुआब तो था जो उन्हें अच्छा लगता था। उसी के चलते 4 बड़े आदमियों से रसूख का मौका मिलता था। पत्र मिलते ही मैंने सामान बांधना शुरू कर दिया। आश्चर्य तो तब हुआ जब श्रीमान जी ने पूछा, कितने दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दूं? तुम छुट्टी क्यों लोगे? क्या गांव नहीं चलना है? इन्होंने कहा। मैं तो हैरान ही रह गई। गांव जाने के नाम से जो शख्स हमेशा बिदकता हो, उसे यह सुमति कहाँ से आ गई? बाबूजी बेचारे हमेशा इन्हें सिर आंखों पर लेते हैं, पर यह ऐसी शहीदाना मुद्रा बनाए रहते हैं कि मुझे चिढ़ हो आती है। और आजकल तो मैं अकेली ही चली जाती हूँ। पति साथ हो तो जिम्मेदारी का एक एहसास बना रहता है। बाबूजी की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती। इस बार तो मैं एकदम अकेले रहना चाहती थी। उन भावनात्मक क्षणों में मुझे पति का भी साथ गवारा नहीं था। अब लगता है अच्छा ही किया जो इन्हें साथ नहीं लाई। कम से कम इनके सामने भैया भाभी का टुच्चापन, जीजाजी लोगों की स्वार्थ लोलुपता तो उजागर ना हुई। नहीं तो जिंदगी भर ताने सुनने पड़ते। मैं और भैया भाभी एक ही दिन पहुंचे थे। पता चला जीजी लोग पहले से डेरा डाले हुए हैं। दोनों जीजाजी भी साथ थे। मुझे अकेला देखकर प्रशांत नहीं आए, कह दिया। अपना पारिवारिक मामला था, वे आकर क्या करते। बात शायद चुप गई। उमा जीजी बोली, अरे ये कौन सा आ रहे थे, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। पर मैंने ही कहा भाई जमीन जायदाद का मामला है, हमें तो कुछ समझना नहीं है, साथ चलोगे तो ठीक रहेगा। रमा जीजी ने तो इतनी सफाई देने की भी जरूरत नहीं समझी। वैसे भी वे अकेली कब आई हैं। जीजा जी तो हमेशा साथ लगे चले आते हैं। अम्मा को कभी कभी बेहद कोफ्त होती थी। 1-2 साल में बिटिया आती थी, पर उसके पास घड़ी भर बैठकर बोलना बतियाना संभव नहीं होता। ये महाशय हमेशा सिर पर सवार रहते थे। घर मेहमानों से भर गया था। भैया के सुमित अमित साथ आए थे। बड़ी जीजी भी बड़के की बेटी को साथ ले आई थी। घर में अच्छी खासी रौनक हो गई थी, पर यह देखकर दुख हो रहा था कि इतने सारे लोगों की व्यवस्था का भार अकेले बाबूजी उठा रहे थे। भैया तो जैसे अपने ही घर में मेहमान बने हुए थे।
भाभी तो खैर हमेशा से ही मेहमानों की तरह आती रही और आती भी है कितना। अपनी शादी में आई थी क्योंकि बारात इसी घर में से गई थी। उसके बाद शायद बच्चों के मुंडन पर आई थी क्योंकि इस परिवार के बच्चों के बाल इसी माइथान पर उतरते हैं। अम्मा के मरने पर तो खैर आना ही था। अम्मा की बरसी के बाद शायद पहली बार आई है। हो सकता है यही आखिरी बार हो। मन के तार जुड़े तो कैसे और कब। यह एक कटु सत्य है कि अम्मा बाबूजी ने बहुओं का सुख नहीं देखा। जब छोटी का ही यह हाल है तो बड़ी के क्या कहने। वह तो बरसों से ही बाहर है। शादी के 2 साल बाद जो विदेश गई तो अम्मा की 13 पर वापस आई थी। गई थी जब विनीत गोद में था। पुनीत वहीं हुआ था। अम्मा जी तो उसे देख भी नहीं पाई, बस तस्वीरें देख देख कर ही खुश हो लेती। मुंडन जनेऊ जैसी फालतू बातों में बड़े भैया को कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाबूजी ने जब बहुत इसरार किया तो एक बार उन्होंने डाक से बालों का पैकेट भेज दिया था। उसे ही नर्मदा जी में सिराकर अम्मा ने पूजा चढ़ा दी थी। घर में इतने सारे लोग थे, इन सब के लिए सुबह शाम चाय नाश्ता दोनों वक्त खाना देना तो जरूरी था। मजबूरन मुझे ही वह भार ग्रहण करना पड़ा। अपने साथ में भाभी जी को भी रसोई में खींच लाती क्योंकि वे खुद आकर कुछ करेंगी यह आशा ही व्यर्थ है। यूं मैं अकेली नहीं थी। माँ की मुँह बोली बहन गंगा मौसी फुलके सेकने आ जाती थी, इसलिए भाभी का रसोई में होना ज़्यादा जरूरी लगता। नहीं तो गांव भर में बात फैल जाती कि लड़की बेचारी चूल्हे में सिर दे दिए है और बहू बाहर मर्दों में बैठी गप्पे हाँक रही है। और शायद गांव घर का ही लिहाज रहा होगा कि भाभी मना नहीं करती थी और मेरा हाथ बटा देती थी। औरों से तो उतनी आशा भी नहीं थी। बड़ी जीजी जब से बहुओं वाली हो गई उन्होंने तो रसोई से नाता ही तोड़ लिया। रमा जीजी जरा देर को कुछ करवाने आती तो जीजा जी अपनी कुर्सी वहीं लगा लेते। यही अच्छा था कि यदा कदा ही जीजा जी के लिए कोई खास चीज़ बनाने के लिए भीतर आती। वैसे उनका मत था कि अगर यहाँ आकर भी हमें खटना ही है तो पीहर में आने से फ़ायदा, बल्कि मुझे ही झिड़कती। तू क्यों हलकान होती है रे सीमा, महारानी अपने आप करेंगी। महारानी का इतना ही भरोसा होता तो क्या बात थी। मुझे ही कौन सा शौक था। 4 दिन आराम करना मुझे भी अच्छा लगता था, पर मजबूरी थी। जीजा जी लोगों के सामने मैं बाबूजी की हेटी नहीं करवा सकती थी। अतिथि सत्कार की इस घर की एक परंपरा थी। अगर उसमें जरा कमी रह जाती तो बाबूजी का मन दुखी होता। अम्मा का अभाव तो उन्हें नए सिरे से साल। भाभी मेरे साथ काम जरूर करवा रही थी, पर उनके कान बाहर ही लगे रहते। उन्हें डर लगा रहता कि उनकी अनुपस्थिति में कोई महत्वपूर्ण फैसला ना हो जाए। वैसे उनका हर डर एकदम बेबुनियाद था। उनकी इजाज़त के बिना भैया सांस ले रहे थे, यही बहुत था। फैसले करने की ताब तो उनमें नहीं थी। 4 दिन की उहापोह के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सोना उगलने वाली उस जमीन में किसी की दिलचस्पी नहीं है। सबको सिर्फ रुपया दरकार था और यह बात तो पहले दिन ही तय हो गई थी। 4 दिन तो बाबूजी को अपना मन बनाने में लग गए। अपनी जर्जेक जमीन को भाग्य लक्ष्मी को किन्हीं अजनबी हाथों में देना उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी उन्हें राजी होना ही पड़ा। सबके अपने व्यवसाय थे, नौकरियां थी। इस हिल्लत को कौन पालता। आखिर यही तय हुआ कि जमीन बेच दी जाए और जो भी रकम मिले उसे 4 भागों में बांट दिया जाए। क्यों 4 क्यों, हम लोग 5 हैं, मैंने कहा। पर अखिल तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, जीजा जी बोले। उसने तो साफ लिख दिया है। उनके लिखने से क्या होता है, और बच्चों का हक छीनने का उन्हें क्या अधिकार है। कम से कम उनके बालिग होने का इंतजार ही किया जा सकता है। तब तक वह रकम बाबूजी के पास अमानत के रूप में रहेगी। और बाबूजी के बाद जीजा जी, हाउ कैन यू। दुख और क्षोभ के मारे मुझसे आगे बोला ही नहीं गया। बी प्रैक्टिकल सीमा, भैया बोले। जीजा जी ठीक कह रहे हैं, कभी ना कभी हमें इस समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा, तो फिर आज क्यों नहीं। और क्या, जीजी बोली। बाबूजी क्या सब दिन बैठे थोड़े ही रहेंगे। जो हक कुछ तय करना है उनके सामने ही कर लो। और क्या, घर बार छोड़कर बार बार इतनी दूर आना संभव थोड़े ही है। 100 प्रॉब्लम होती हैं, भाभी ने कहा। मैं विस्मित होकर देखती ही रह गई। जीजा जी और भाभी तो गैर हैं। वे शांति से बाबूजी की मृत्यु के बारे में सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, पर भैया और जीजी, वे तो बाबूजी के रक्त मांस के अंश हैं। वे इतने निर्लिप्त कैसे हो गए। क्या महानगर मनुष्य में को इतना भावना शून्य बना देता है। मैं सोचता हूँ इस मकान के बारे में अभी फैसला हो जाए। इस टुटपुंजिया मकान के लिए यहाँ दोबारा धूल फाँकने कौन आएगा। छोटे जीजा बोले। अब मुझे बेहद ताव आ गया। अगर टुटपुंजिया है तो पड़ा रहने दे, उसके लिए बेताब क्यों हो रहे हैं। बड़े जीजा जी बोले।
बरखुरदार, इस टिटमुंजिया मत करो, 10-15 हज़ार के तो इसमें बर्तन निकल आएंगे। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ। पीतल का क्या भाव चल रहा है कुछ पता भी है? गांव भर की शादियों में इसी घर के बर्तन जाते रहे हैं। एक टेंट हाउस जितने घर में बर्तन होंगे, जीजी बोली। और असली शीशम के पलंग और अलमारियां हैं, भैया ने कहा। दरवाजों की ऐसी जोड़ियां तो आजकल नज़र भी नहीं आती, बनवाने जाओ तो पूरे 2000 में बैठेंगी। ये सब तो पुराना सामान है, रमा जीजी बोली। घर में नई चीज़ें भी कुछ कम नहीं है। बड़े भैया जब तब भेजते ही रहे हैं, कलर टीवी, फ्रिज, कूलर, रिकॉर्ड प्लेयर। नहीं तो आप क्या यहाँ एक दिन भी टिक पाते? मैं सब सुन रही थी और सब सुन कर कुढ़ रही थी। मुझे वितृष्णा सी हो रही थी। लग रहा था जैसे गिद्ध भोज की तैयारी हो रही है। अरे अभी तो बाबूजी जिंदा हैं, अभी से यह पंचनामा क्यों? बड़ी देर बाद जीजा जी का ध्यान मेरी ओर गया। व्हाट इज रॉन्ग बेबी? ऐसे क्या देख रही हो? जीजा जी क्या सब कुछ आज ही तय कर लेंगे? मुझे मालूम है बाबूजी सब दिन नहीं बैठे रहेंगे, पर जब तक वे हैं उनके सिर पर एक छत तो चाहिए। पल भर को सब सक पका गए और दूसरे ही क्षण जीजी बोली, यह तो कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं। बाबूजी के लिए घरों की कोई कमी है? वे कहीं भी रह सकते हैं। 2 बेटे हैं। अखिल तो बेचारा कब से बुला रहा है। वैसे भी इस उम्र में उनका अकेले रहना ठीक नहीं। प्रदेश ना जाना चाहें तो बम्बई निखिल के पास जा सकते हैं। और तुम्हारे पास क्यों नहीं? हाँ, रहने को तो 4 दिन मेरे पास भी रह सकते हैं, पर तुम जानो अब घर में बहू का राज है। किसी की को चाय भी पिलानी होती है तो 10 बार सोचना पड़ता है। दूसरों की कौन कहे, हम ही दोनों मन माफिक खाने पीने के लिए तरस जाते हैं। नई लड़कियों को तो तू जानती ही है, तू सास ससुर की दबेल है। मेरे यहाँ बेटे बहू की चलती है। हाँ, 4-8 दिन की कोई बात नहीं, मैं भी रख सकती हूँ और रमा भी रख सकती है। वैसे बाबूजी को एक बार बड़े भैया के यहाँ हो ही आना चाहिए। अभी तो उनके हाथ पांव चल रहे हैं, नज़र साबुत है। जाएंगे तो 4 जगह घूम सकेंगे, 4 चीज़ें देख सकेंगे। रमा जीजी ने बड़ी चतुरता से पल्ला झाड़ लिया। भाभी जी भी कोई कम गुरु नहीं है, बोली, अरे हमें कोई अमेरिका बुलाए तो हम आज ही चले जाए, पर क्या करे कोई बुलाता ही नहीं। यानी सबकी हार्दिक इच्छा थी कि बाबूजी अब बड़े भैया के पास चले जाएं और सबको अपने दायित्व बोध से मुक्ति दे दें। 4-6 महीने की बात और है, पर वहाँ बाबूजी हमेशा के लिए नहीं जा सकते। उनका बम्बई में ही दम घुटने लगता है। दिन भर बालकनी में बैठे सड़क देखते रहते हैं, बात करने को तरस जाते हैं। वहाँ विदेश में तो ना लोग अपने होंगे और ना भाषा। हम लोग अभी इन संभावनाओं पर विचार कर ही रहे थे कि छोटे जीजाजी एकदम बिफर गए। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि जब कोई प्लानिंग थी ही नहीं तो हम लोगों को यहाँ बुलाया किस लिए? पूरा हफ्ता बर्बाद हो गया और एक बात तय नहीं हुई। मैं तो जानता था यहाँ के सब कार्यक्रम ऐसे ही ढुलमुल होते हैं, पर ये देवी जी हमें जीत करके यहाँ लिवा लाई। पुरुषों की यह भी एक अदा है, खुद की लाट टपकती रहेगी पर ऐसा जताएंगे जैसे परमहंस हो। लालची तो बस ये औरतें ही होती हैं। इन्हीं औरतों के कारण बेचारे 99 के फेर में पड़े रहते हो जैसे। निर्णय के क्षण बहुत कठिन होते हैं, पर एक बार निर्णय कर लेने पर सब कुछ आसान हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। ऊहापोह की स्थिति एक दिन भर तो रही, पर दूसरे ही दिन मैंने बड़े धैर्य से ऐलान कर दिया कि मुझे ज़मीन में हिस्सा नहीं चाहिए। मुझे तो बस यह घर और घर से लगा छोटा सा बागीचा दे दीजिए। वह भी जब तक बाबूजी हैं, बाबूजी के ही नाम रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि बाबूजी मेरे मकान में रहना कभी गवारा नहीं करेंगे। आश्चर्य की किसी ने प्रतिवाद ही नहीं किया, बल्कि वे तो खुश हो रहे थे कि दावेदार एक और कम हो गया। उन लोगों की तो योजनाएं भी बन गई। भैया बम्बई में एक बड़ा सा फ्लैट लेने की सोच रहे थे। उमा जीजी अपने डॉक्टर बेटे के लिए एक अच्छा सा क्लिनिक खुलने वाली थी। रमा जीजी अंशु के लिए अच्छे घर वर के सपने देखने लगी। खुश तो बाबूजी भी थे। मैंने उन्हें बेघर होने से बचा लिया। फिर भी दबी जबान से बोले, बेटे एक बार प्रशांत से तो पूछ लिया होता। मेरा क्या है, मैं तो मंदिर के चबूतरे पर भी पड़ा रहूँगा, पर मेरी वजह से तुम्हारे घर में कलेश हो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बाबूजी आप मेरे घर वालों की चिंता मत कीजिए, मैं औरों की जैसी नहीं हूँ। फिर यह घर, यह जायदाद आपकी है। इसके बारे में जो भी निर्णय लेना होगा आप लेंगे, हम लेंगे। वे लोग इसमें कहाँ आते हैं? फिर भी सोच लो बेटा। खूब सोच लिया, बस आप अब इस बात को भूल जाइए, मैंने उन्हें आश्वस्त किया।
बुढ़ापे में मैं उनकी चिंता का भार बढ़ाना नहीं चाहती थी। उनकी नामालूम सी पेंशन और बागीचे की थोड़ी सी आमदनी उनके खाने पहनने के लिए बहुत थी। सिर पर छत साबुत रहने से उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। हारी बीमारी, दवा दारू के लिए निखिल भैया उन्हें 200 रुपये महीना भेजने वाले थे। उनकी मर्जी हो ना हो सबने मिलकर यह भार उनके सिर पर डाल ही दिया था। बेचारे मना नहीं कर पाए। बड़े भैया ने घर से कुछ लिया नहीं था, इसलिए वे जिम्मेदारियों से भी अपने आप बरी हो गए। हाँ, एक बात तय थी कि जब भी बाबूजी उनके पास जाना चाहेंगे वे टिकट भेज देंगे। सामान से लदी फदी जब मैं घर पहुंची उस समय बच्चे स्कूल और बच्चों के पापा दफ्तर में थे। मम्मी जी ने मुझे गर्मा गर्म चाय बनाकर पिलाई। जब तक मैं नहाकर निकली उन्होंने गरम गरम पराठे भी उतार दिए। जब तक मैं खाना खाती रही पापा जी पास बैठकर सबकी कुशल क्षेम पूछते रहे। मम्मी जी पूरे वक्त मेरे आसपास ही डोलती रहीं, कुरेद कर इधर उधर की हालचाल पूछती रहीं। उत्सुकता दोनों के चेहरों पर छलकी पड़ती थी, पर मैंने उन्हें हवा नहीं लगती थी। पता नहीं क्यों यहाँ आकर मेरा आत्मविश्वास टूटने लगा था। मैं उन लोगों की प्रतिक्रिया का सही अनुमान नहीं लगा पा रही थी, इसलिए मैंने उनकी प्रतीक्षा करना ही ठीक समझा। शाम को चाय की टेबल पर मेरे साथ आई हुई मिठाइयों का भोग लगाते हुए इन्होंने पूछा, और सुनाइए कैसा रहा आपका टूर? मैंने देखा इनके साथ सभी एक आतुर प्रतीक्षा के साथ मुझे देख रहे हैं। मैंने भी फिर बिना किसी प्रस्तावना के अपना ऐतिहासिक निर्णय सुना ही दिया। पल भर को मेज पर जैसे सन्नाटा खिंच गया। मम्मी जी ने पापा जी की ओर देखा। नकुल और नेहा पहले मुझे और फिर अपने भैया को देखते रहे। फिर दोनों ने अपनी चाय एक सांस में गले के नीचे उतारी और उठ गए। कुछ देर में उस गहन मौन को झेलती रही। फिर मैंने भी झूठी प्लेटें और कप समेटे और रसोई में चली गई। मेरे वहाँ से प्रस्थान करते ही पापा जी इनसे बोले, इसलिए मैं तुमसे कह रहा था ना कि साथ चले जाओ, पर तुम्हें तो दफ्तर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ बेटा, ये काम औरतों के बस के थोड़े ही हैं, मम्मी जी ने कहा। अकेली जानकर सबने उसे ठग लिया। तुम साथ रहते तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। साफ दिख रहा है शी हैज बीन इमोशनली ब्लैकमेल। सिंह के पास सांस रोके मैं सब कुछ सुन रही थी। बुजुर्गों की प्रतिक्रिया का तो मुझे कुछ कुछ अंदाज था, पर अपने पति के सुलझे हुए व्यक्तित्व का विश्वास था, इसलिए मैं उनके उत्तर की प्रतीक्षा करती रही। पर उनकी आवाज़ जैसे कहीं खो गई थी। सारी शाम ये गुमसुम ही बने रहे। खाने की मेज पर भी एक तरह से चुप्पी ही छाई रही। केवल बच्चे ही किलकते रहे। इतने दिनों बाद मम्मी से मिलने की खुशी उनकी हर बात से छलकी पड़ रही थी। कमरे में आने के बाद भी देर तक मुझसे चिपटे रहे, जैसे इतने दिनों की कसर पूरी करना चाहते हैं। और कोई दिन होता तो उनके डैडी भुनभुनाते, पर आज उन्हें कोई मतलब नहीं। आराम कुर्सी पर बैठे चुपचाप सिगरेट फूंकते रहे। हेलो। बच्चे जब सो गए तो मैंने ही पास जाकर हल्के से गुदगुदी की तो इन्होंने मेरा हाथ बुरी तरह झटक दिया। दुख और अपमान से मैं बुरी तरह आहत हो गई। फिर भी मैंने पूछ लिया, क्या बात है, इतने ऑफ क्यों हो? वे जलती हुई आंखों से मुझे घूरते हुए बोले, तुम क्या यहाँ वहाँ सौजन्य सप्ताह मनाने गई थी? मतलब इतना दरिया दिल बनने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं? क्या तुम्हें याद नहीं था कि घर में एक ननद शादी के लिए बैठी है? तुम्हें यह भी तो मालूम है कि नकुल बीएससी सिर्फ इसलिए कर रहा है कि हमारे पास कंपटीशन फीस के पैसे नहीं हैं। फिर क्या? तुम्हारे भाई बहनों की जिम्मेदारी मेरे बाबूजी की तो नहीं है, वह तुम्हारी है या फिर पापा जी की है। और तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? अपनी जिम्मेदारियों से मैं कब भागी हूँ? हर महीने 3,000 कमा कर दे तो रही हूँ। कहोगे तो 2-4 ट्यूशनें और कर लूँगी। मुझे मालूम है औरत अपनी कमाई का हवाला देने लगे तो पुरुषों को जैसे बिच्छू काटने लगते हैं। इनका चेहरा भी पल भर को पर इन्होंने तुरंत ही अपने पर काबू पा लिया। फिर कुछ देर चुप रहकर एकदम दूसरे ही स्वर में बोले, मेरे भाई बहनों की बात रहने दो, पर तुम्हारे अपने भी तो बच्चे हैं। रुपया हाथ में होता तो उनके लिए एक आध प्लॉट या फ्लैट भी तो खरीदा जा सकता था। तो खरीद लेंगे, अभी जल्दी क्या है? अभी तो उनके दूध के दांत भी नहीं टूटे और ऐसा भी नहीं है कि सड़क पे पड़े हुए हैं। उनके दादाजी की कृपा से सिर पर एक मुकम्मल छत है। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। यूँ तो मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, पर मुझे साफ लग रहा था कि जैसे मैं कटघरे में खड़ी कर दी गई। अनेक अव्यक्त आरोप मुझ पर लग गए। फिर मुझे सफाई का मौका भी नहीं देता कोई। मम्मी जी मुझसे सिर्फ ज़रूरत भर की ही बात करती थी। नेहा मुझसे खिंची खिंची रहती और नकुल की भंगिमा तो ऐसी रहती थी मानो वह घोर अन्याय और
अव्यवस्था का शिकार हों। ये भी दिन भर एक शहादत का भाव लिए हुए विचरते, सूनी आंखों से छत को निहारते रहते या फिर 9 बजे से ही सो जाते। जब 8-10 दिन तक यही आलम बना रहा तो मेरे सब्र का बांध टूट गया। इस तनाव को और आगे झेलना मेरे लिए असंभव हो गया। एक रात मैंने इन्हें झकझोर कर पूछ लिया, सुनो, हमारी शादी को कितने साल हो गए बता सकते हो? 10। क्यों? इन्होंने पूछा। क्या इतने वर्षों में मैंने तुम्हारे माता पिता का अपमान किया है? नहीं। कभी तुम्हारे भाई बहनों के साथ बदसलूकी की है? कभी तुम्हारे रिश्तेदारों के स्वागत सत्कार में कोई कसर छोड़ी है या खुद तुम्हारी ही शान में कोई गुस्ताखी की है? नहीं। लेकिन आज ये सब क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि पता तो चले कि अचानक ऐसा क्या हो गया है कि मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर गया, मेरी सारी अच्छाइयाँ नगण्य हो गई। क्या इसका अर्थ यह समझूं कि आप लोग मेरे निर्णय लेने का अधिकार को चुनौती दे रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं? देखो, मैं तुम्हारी तरह साहित्यिक भाषा नहीं बोल सकता, पर एक बात समझ लो, इस मामले में तुमने जिस तरह हम सबको हाशिए पर छोड़ दिया है, उससे सबको दुख हुआ है। एक तरह से हमारा अपमान ही हुआ है। क्या हम लोग इस लायक भी नहीं थे कि हमारी सलाह ली जाती? बाबूजी ठीक ही कह रहे थे। एक बार इन लोगों से पूछ ही लेती तो अच्छा होता। कम से कम इनका अहाँ तो संतुष्ट होता। लोग पैसे को लेकर उतने दुखी नहीं थे, पर इनको ईगो बुरी तरह आहत किए हुए था। उसकी सजा मुझे मिल रही थी। अगले कुछ दिन इसी उधेड़ बुन में बीते कि इस गलती का निराकरण कैसे हो। मैंने अपना अहंकार ताक पर रख दिया, अपने व्यवहार में कुछ अतिरिक्त सौजन्य और विनम्रता ले आई। शायद इसी से सामने वाले खुश हो जाएं। जिंदगी फिर से ढर्रे पर आ लगी कि एक दिन अचानक बाबूजी सामने आकर खड़े हो गए। मेरा माथा ठनका। जब तक कोई बहुत ही जरूरी कारण ना हो, बाबूजी समधियों के दरवाजे कभी नहीं जाते, चाहे वह लड़कों के ससुराल हो या लड़कियों की। बाबूजी बिना जरूरत कभी किसी के यहाँ नहीं गए। तुम्हें 3-4 चिट्ठियां डाली पर एक का भी जवाब नहीं आया तो चिंता होने लगी। मेरी हैरानी देखकर बाबूजी ने स्पष्टीकरण दिया। लेकिन यह तो और भी हैरानी की बात थी। 3-4 की कौन कहे, मेरे पास तो उनकी एक भी चिट्ठी नहीं पहुंची। मुझे तो खुद फिक्र हो रही थी। मम्मी जी से पूछना चाहा पर हिम्मत नहीं पड़ी, कहीं वे बुरा मान गई तो। वैसे भी मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं और अब तक तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आज भी मेरी इन या हम दोनों की डाक बड़े करीने से हमारी ड्रेसिंग टेबल पर रखी मिल जाती है। बाबूजी के पत्र शायद यहाँ तक पहुँचने ही नहीं होंगे। यह बात भी गले से नहीं उतर रही थी कि बाबूजी सिर्फ चिट्ठियों के कारण दौड़े आए। बहुत होता तो एक आध टेलीग्राम भेज देते। खुद आए हैं तो जरूर कोई बात होगी। स्कूल में पूरे वक्त मैं यही एक बात सोचती रही। शाम को लौटते ही मैंने कहा, बाबूजी मैं चाय पी रही हूँ, तब तक आप तैयार हो जाइए, हम लोग बिरला मंदिर चलेंगे। शाम को वहाँ बड़ा अच्छा लगता है। मैं समझ रही थी कि इस तरह एक बार मैं फिर सबको हाशिए पर डाल रही हूँ, पर दूसरा कोई उपाय ही नहीं था। घर में तो खुलकर बात भी नहीं हो सकती थी। वहाँ पहुँचकर लॉन की हरी धूप पर बैठते ही मैंने कहा, बाबूजी अब बताइए आप अचानक कैसे आए? उन्होंने जेब से कागजों का एक पुलिंदा निकाला। बोले, यह है मकान की रजिस्ट्री के कागज है। डाक से भेजने की हिम्मत नहीं पड़ी तो खुद लेकर चला आया। मकान की रजिस्ट्री? लेकिन उसके बारे में तो सब तय हो गया था, फिर ऐसी क्या हड़बड़ी? बेटे, तुम तो यह नहीं चाहोगी कि लोग मेरे मरने का इंतजार करें। बात क्या कर रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ। जब अपनों को ही सब्र नहीं हुआ तो ये लोग तो पराए ही हैं। तुम्हें मालूम है, निखिल साल भर में कोई 5-6 बार मेरे पास गया होगा। बोला, बच्चे बड़े हो गए हैं, मकान बहुत छोटा पड़ रहा है, मेरा जो भी हिस्सा बनता है मुझे दे दीजिए तो मैं बड़ा फ्लैट खरीद लूँ। मकान की कीमतें दिनों दिन बढ़ रही हैं। उसकी बेसब्री देखकर मुझे बंटवारे का निर्णय लेना पड़ा। नहीं तो वसीयत तो मैंने कब से कर रखी थी, पर मेरी मृत्यु से पहले ही उसका कोई मतलब भी नहीं था। सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। अपना ही खून आगे चलकर इतना बेगाना हो जाता है, यह सोचकर दुख होने लगा। अपने को किसी तरह संयत कर मैंने कहा, निखिल भैया का काम तो अब हो ही गया, फिर आपने रजिस्ट्री की इतनी जल्दी क्यों मचाई? मुझे अभी ना तो उस मकान की जरूरत है ना पैसों की। वे कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर बोले, पिछले महीने समधी जी मेरे पास पहुंचे थे। क्या क्या कह रहे थे वे? मैंने पूछा। बहुत चिंतित लग रहे थे। बोले,
पति पत्नी में बिना वजह एक दरार सी पड़ गई है। जरा सी बात के लिए उनकी सोने की गृहस्थी नष्ट हो जाए, यह तो आप भी नहीं चाहेंगे। उनकी बात से मुझे हैरत भी हुई, चिंता भी। मैंने इसलिए तुम्हें पत्र लिखे कि पता तो चले क्या बात है। पर जब कोई जवाब नहीं आया तो समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। फिर सोचा जो भी तुम्हें देना है अपने ही हाथों से दे दूं, एक तनाव तो दूर हो। मैं शर्म से गड़ गई। क्या सोचा होगा बाबूजी ने कि कैसे लोगों के यहाँ मैंने लड़की दी है। कोई इतना झूठ बोल सकता है, मैं कल्पना ही नहीं कर सकती। सारी श्रद्धा, सारा आदर एक क्षण में तिरोहित हो गया। पापा जी पिछले दिनों बाहर गए थे, पर नेहा के लिए वर तलाशने। बाबूजी के यहाँ जाने की तो कोई बात ही नहीं थी, और अगर गए भी थे तो घर बताकर ही जा सकते थे। पर उनके मन में चोर था, इसलिए चुप लगा गए। इसलिए शायद बाबूजी की चिट्ठियाँ भी गोल होती नहीं। सीमा, बाबूजी ने आवाज़ दी तो मेरी तंद्रा टूटी। अब जो भी हुआ है ठीक ही हुआ है। तुम इस बात को लेकर घर में कलह क्लेश मत करना, क्योंकि जिंदगी भर तुम्हें अब इसी घर में इन्हीं लोगों के साथ रहना है। बस यही बात कहकर आप लोग हम लड़कियों का मुंह बंद कर देते हैं। तो और उपाय क्या है बिटिया? बाबूजी अब आप क्या करेंगे? मेरी चिंता मत करो, मेरे बहुत ठिकाने हैं। मैंने हरिद्वार में एक कमरा बनवा रखा है। जितने दिन मन लगेगा बच्चों के पास रहूँगा। जब मर्जी होगी आश्रम में पहुँच जाऊँगा। हमेशा के लिए किसी के भी पास जाकर नहीं रहूँगा। अपमान के घुट पीकर जीने वालों में से तो मैं नहीं। आपने इस कमरे की बात पहले नहीं बताई? जानबूझकर नहीं बताई, नहीं तो लोग उसमें भी हिस्सा मांगने लगेंगे। जब तक मैं हूँ वह कुटिया मेरी है, और जाने से पहले आश्रम को दान करता जाऊँगा। रजिस्ट्री होने भर की देर थी। मकान के लिए तुरंत खरीदार जुड़ने लगे। हम सब भाई बहन फिर एक बार इकट्ठा हुए। इस बार बाबूजी ने सबको सपरिवार आमंत्रित किया। जाते हुए कोई भी खाली हाथ नहीं गया। अम्मा की जमी जमाई भरपूर गृहस्थी देखते देखते तितर बितर हो गई। मैं सूनी आंखों से सब कुछ देखती भर रह गई, पर मेरे परिवार वाले चौकस थे। अपनी ज़रूरत का सामान उन्होंने भी बटोर लिया था। इस हादसे के बाद जब पहली तनख्वाह मिली तो 200 रुपये मैंने पहले ही अलग निकाल कर रख लिए। शाम को घर लौटकर जब पापा जी के हाथ में वेतन का लिफाफा दिया तो उनके गिनने से पहले ही बता दिया। हम सब भाई बहनों ने तय किया है कि बाबूजी को 200 रुपये महीना भेजा करेंगे। परदेश में कब कैसी ज़रूरत पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। अब बुढ़ापे में उन्हें पाप में क्यों ढकेल रही हो? मम्मी जी बोली। वे तुम्हारा पैसा क्यों लेंगे भला? ईश्वर की कृपा से उनके 2 कमाऊ बेटे हैं। कमाऊँ तो मैं भी हूँ मम्मी जी, और बेटी हुई तो क्या हुआ? बेटों की तरह जायदाद की हकदार भी तो हूँ। उत्तर में मम्मी जी ने बुरा सा मुंह बना लिया। मैं समझ गई कि उन्होंने अपने प्यार से मुझे हमेशा के लिए खारिज कर दिया। बाबूजी के शब्द याद आए। कहीं ऐसा ना हो बिटिया कि मेरे लिए छत तलाशते तलाशते तुम्हारा अपना घर तुमसे बेगाना हो जाए।